हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पार्ट 4 है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम IRDP भी कहते हैं, लीड बैंक स्कीम, मनरेगा और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीड बैंक स्कीम। दोस्तों जो लीड बैंक स्कीम होती है ये देखती है कि जो रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में जो सर्विस डिलीवरी है वो इफ़ेक्टिव तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। और किसके रेफरेंस में, किसके रिगार्डिंग, कॉमर्शियल बैंक्स के रिगार्डिंग, रीजनल रूरल बैंक्स के रिगार्डिंग ये देखती है कि जो सर्विस इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट, विद रेफरेंस द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि जो सैंड है वो माइनर मिनरल है जो हमारे देश में जो लॉ प्रिवेल है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पावर है कि वो ग्रांट करेगी माइनिंग लीज माइनर मिनरल्स का, लेकिन जो पावर रिगार्डिंग रूल्स बनाने का होता है माइनर मिनरल्स से रिलेटेड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल बनाएगी ताकि इलीगल माइनिंग जो मिनरल्स माइनर मिनरल्स की हो उसे रोका जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है माइनिंग लीज देने के लिए माइनर मिनरल्स का। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, उसके पास पावर है, वो रूल बनाती है ताकि इलीगल माइनिंग जो माइनर मिनरल्स की हो उसको रोका जा सके। दोस्तों जो माइनर मिनरल्स होता है, दो तरह के मिनरल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक माइनर मिनरल्स, एक मेजर मिनरल्स। तो जो माइनर मिनरल्स होती है उसमें जैसे कि बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, ओल्ड क्ले होते हैं जिसके पर्पस से यूज़ करते हैं हम। और दोस्तों जो मेजर मिनरल्स में लाइक कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसिडर करना है स्टेटमेंट और आपको बताना है कौन सा सही है। मोस्ट ऑफ द इंडिया का जो बहुत सारा एक्सटर्नल डेट है जो हम बाहर से कर्ज लेते हैं वो गवर्नमेंटल एंटिटीज़ के द्वारा ओट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑल ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट जो है वो US डॉलर में डोमिनेट करता है, मतलब US डॉलर में होता है सारे के सारे इंडिया का एक्सटर्नल डेट। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बस US डॉलर में ही डेट लेते हैं, दूसरे करेंसीज में भी हम कभी कभी लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ का एक्सटर्नल डेट जो है वो ओन्ड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटीज। दोस्तों ये ऑप्शन भी गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों एक्सटर्नल डेट का मतलब होता है कि जो हम फॉरेन कंट्रीज से जो हम बोरोविंग्स करते हैं या फिर जो लोन लेते हैं हम शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल डेट। और दोस्तों ये जो एक्सटर्नल डेट होता है इसमें गवर्नमेंट से भी हम ले सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, तो हम किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, बस वो फॉरेन का होना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज़ का होना चाहिए, तभी उसका नाम है एक्सटर्नल डेट। और अगर इंटरनल डेट होगा तो मतलब विद इन द कंट्रीज़ हम जो डेट लेते हैं, लाइक जब गवर्नमेंट RBI से लेगी या फिर कमर्शियल बैंक से लेगी लाइक SBI से, तो या फिर जो सिक्योरिटीज़ वगैरह जो इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसके थ्रू जो फंड्स इकट्ठा करती है गवर्नमेंट, वो इंटरनल डेट में आ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो दोस्तों बताना है आपको कि इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं, एलिमेंट है जो कि एसेट नहीं है कमर्शियल बैंक का। तो दोस्तों ये है डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स होता है जो पब्लिक डिपॉजिट करती है, जो सेविंग्स हुआ, फिक्स डिपॉजिट्स हुआ, तो दोस्तों ये लायबिलिटीज़ होगा, क्योंकि ये लायबिलिटीज़ है, क्योंकि ये पैसे जो हैं जो डिपॉजिट्स कर रहे हैं लोग, ये बैंक को एक टाइम के बाद वापस देना पड़ता है, तो ये हमारा एसेट नहीं है। एसेट होता है हमारा जो एडवांसेस होता है, जैसे कि जो लोन हम देते हैं वो हमारा एसेट है, क्योंकि वो लोन हमें वापस मिल जाता है। नेक्स्ट, in the context of India, which of the following factors is or are contributors to reducing the risk of currency crisis? The foreign currency earnings of the India's IT sector, increasing the government expenditure, remittances from Indians abroad. तो दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी, यानी 1 एंड 3। दोस्तों इंडियाज़ करें जो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज़ आईटी सेक्टर और रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंडियंस अब्रोड। दोस्तों यहाँ पे आप ये ध्यान देना कि जो रेमिटेंसेस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है। तो हमारे कंट्री में रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा आती है यूएई से, उसके बाद आती है यूएसए से। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। तो बताना है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है वो एमिनेंट पर्सन होना चाहिए और वो स्टेट के मतलब जिस स्टेट का है वो उस स्टेट से बाहर का होना चाहिए। डिटैच फिगर होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल लिंक उसका नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, एंड वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव ना हो। तो ये रिकमेंडेशंस किसने दिया था, कौन से कमेटी ने दिया था, कौन से कमीशन ने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सरकारिया कमीशन, यानी कि सी। सरकारिया कमीशन ने कहा था 1983 कि गवर्नर जो है उनकी ऐसी फीचर्स होने चाहिए गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। और दोस्तों जो गवर्नर है, अब ध्यान रखना कि ये प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट इसकी पोजीशन होती है स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेटरी नोट। पार्टिसिपेटरी नोट में रजिस्टरिंग डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है वो टर्म डिपॉजिट्स होता है, मतलब फिक्स्ड होता है ये। कॉमर्शियल पेपर्स होता है, ये सिक्योरिटी है, ये इशूड किया जाता है फंड्स रेज करने के लिए। और जो प्रॉमिसरी नोट्स है, प्रॉमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। प्रॉमिसरी नोट में एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है कि किस डेट को वो बिल पे करना है। और पार्टिसिपेटरी नोट्स। नेक्स्ट कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट कंसिडर करके बताना है कौन सा सही है। एज पर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट and planning authority exist at both the national and state levels. People's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1, 2, बोथ और नाइदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 ओनली। एज़ पर द लॉ कंपनसेटरी जो फॉरेस्ट फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी है, ये दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करती है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और पीपल का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना, ये वॉलंटरी है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। Ad hoc committee set up by the Parliament, Parliament Department Rating Standard Committee, Finance Commission, Financial Sector Legislative Reforms Commissions, नीति आयोग। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 एंड 2। 1 एंड 2 सही होगा यहाँ पे। एड हॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। दोस्तों यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है ये। इसका काम अलग है, ये बताती है कि जो टैक्सेस का डिस्बर्समेंट होगा, जो बांटा जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, उसकी रिकमेंडेशंस बॉडी है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, दोस्तों ये रिफॉर्म के लिए फाइनेंस सेक्टर में। और नीति आयोग, हमें पता है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है, ना कि एक रेगुलेटरी बॉडी है कि जो रिव्यू करेगा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की तरह। नेक्स्ट, with reference to the India's 5-year plans, which of the following statements correct? From the second 5-year plan, there was determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power.
In the 5th 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 and 2। 1 and 2 थर्ड ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो पहली बार 5th 5-year प्लान में लेके आया गया था, और ये सही है कि 4th 5-year प्लान में ऑब्जेक्टिव अडॉप्ट किया गया था करेक्टिंग अर्लियर। दोस्तों प्लानिंग कमीशन और 5-year प्लान्स काफ़ी पुराना है, करंट अफेयर्स का नहीं है ये, फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि इसको रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया था। तो ये फैक्ट्स बेसिस पे इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। अगला सवाल है कि विद रेफरेंस टू द AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे हैं कि AIIB में 80 मेंबर से ज़्यादा नेशंस हैं, ठीक है, एंड इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का, और AIIB में कोई भी मेंबर्स एशिया के आउटसाइड नहीं है। तो दोस्तों अगर देखा जाए सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है AIIB का। तो अगर सेकंड ऑप्शन से एलिमिनेट कर दे तो हमारा करेक्ट ए तो हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि एशिया के आउटसाइड में कोई मेंबर्स नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 ओनली। और दोस्तों जो AIIB है, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जा रही है, इसका हेड क्वार्टर, अब ध्यान दीजिएगा, इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में है। तो यहाँ बी लास्ट में और यहाँ बीजिंग से आप ऐसे याद कर सकते हैं। What was the purpose of inter-creditor agreement signed by the Indian banks and financial institutions recently? पर्पस क्या है जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किए गए इंडियन बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा? टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरेनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डिफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, सपोर्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करना, एक्ट करना अगर कोई एप्लीकेशंस लोन्स 5 करोड़ 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर फास्टर रिजोल्यूशंस स्ट्रेस्ड एसेट्स का 50 करोड़ से जो ज़्यादा है या 50 करोड़ की इक्विवेलेंट है, जो कि कंसोर्डियम लेंडिंग में है अभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशंस की जल्दी से जो कंसोर्डियम लेंडिंग है, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, जो आइडल पड़े हुए हैं, जिसका कोई इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहा है और बैंक्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसको किसी भी तरह जल्दी से उसको क्लियर कर लिया जाए। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज सेलेक्टेड बाई बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो बैंक्स BBB हैं, जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है, ये चेयरमैन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है रेगुलेटरी बॉडी इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वन ऑफ द टास्क जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी का वो ये है कि वो इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस एंड अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ PNGRB गो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी है, एंड 2 and 3 सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 and 3। विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पूछा है दोस्तों कि LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वोल्टी में क्या फ़र्क है। दोस्तों जियो काफ़ी ट्रेंडिंग में था उस टाइम पे, तो उसमें LTE की सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी एंड वोल्टी की, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ सवाल पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहे हैं कि LTE जो है कॉमनली मार्केटेड है 3G एंड वोल्टी जो कॉमनली है 3G मार्केटेड है। दोस्तों हमें पता है कि LTE जो है जो हम फ़ोन यूज़ करते थे वो 4G सर्विस के लिए दिया गया था, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है। एंड कह रहे हैं कि LTE इज़ डेटा ओनली टेक्नोलॉजीज एंड वोल्टी इज़ द वॉइस ओनली टेक्नोलॉजीज। ऐसा कुछ नहीं है कि LTE बस डेटा के लिए और वोल्टी बस वॉइस के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी नाइदर 1 नॉर 2। दोस्तों अगला सवाल है कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 से रिलेटेड बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन इंटाइटल टू गेट 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंटरप्राइजेज विद क्रेचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रेचेज डेली।
एंड वीमेन विद 2 चिल्ड्रेन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स, तो ये सही है कि अगर 2 चिल्ड्रेन है तो उनके इंटाइटलमेंट्स कम कर दिए जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा 3 यानी सी यानी 3 ओनली। नेक्स्ट है कि आपको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कब इंट्रोड्यूस की गई थी? क्या ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स या फिर रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पे टू द फार्मर्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या फिर प्रोक्योरमेंट इंसिडेंसेस एंड चार्जेस फॉर गोडाउन। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और दोस्तों आज का लास्ट सवाल है कि आपको बताना है कि सोशल कैपिटल किसे कंसिडर किया जा सकता है? क्या ये लिटरेट्स जो पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन है उन्हें, या फिर स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्किंग एज ग्रुप में, या फिर जो लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और हारमोनी होती है सोसाइटी में उसे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि जो लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और हारमोनी इन सोसाइटी है। दोस्तों यहाँ पे सोशल कैपिटल पूछा है, ये सामाजिक तरीके से पूछा है, ना कि ये कॉमर्स के वर्ड है। तो इसमें पूछा है कि सोशल कैपिटल क्या है? जहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट हो, मोरालिटी हो, एथिकल नॉर्म्स हो, तो लव हो, तो उसे हम कहेंगे सोशल कैपिटल, जो कि सोसाइटी में हारमोनी इस्टेब्लिश करके रखता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।